हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी। आज हम बात करेंगे सोराइनम के बारे में। आपने बहुत सुन रखा होगा सोराइनम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, बट आज जो मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ उससे आपको रेमेडी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी और आपको उसका प्रिस्क्रिप्शन भी समझ में आएगा किस केसेस में किस तरह से सिम्टोमेटोलॉजी के साथ काम करना है। मैं बेसिकली करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की ही बात करती हूँ जो आप कभी भूलने नहीं पाओगे, और आपके केसेस में अगर वो सिम्टम्स मिलते हैं तो श्योरली आप उस रेमेडी को सिलेक्ट करने में समर्थ रहोगे और आप इजीली उसको समझ पाओगे। सो देखिए, सोराइनम इज अ प्रिपरेशन ऑफ स्केबियल डिस्चार्जेस। जो स्केबीज होता है, आपने स्केबीज सुना होगा, स्किन, ये जो हमारी इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, मेनली ये जो हमारा स्किन का पार्ट है, फिंगर जहाँ हमारे जॉइंट होते हैं, ये यहाँ पर स्केबीज हो जाते हैं, छोटे 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 दाने हो जाते हैं और उनमें कई बार पानी का कलेक्शन हो जाता है जिसे हम वाटरी फ्लूइड भी बोलते हैं। फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, दे आर ट्रांसपेरेंट स्टिकी फ्लूइड। उसी फ्लूइड को कलेक्ट करके सोराइनम का प्रिपरेशन किया जाता है। सोराइनम एक नोसोड है और नोसोड की प्रिपरेशन डिसीज्ड पार्ट से ही होती है। जो पार्ट बीमार हुआ है, जो पार्ट इन्फेक्टेड हुआ है, उसके ही पार्ट को निकाल करके उस मेडिसिन की प्रिपरेशन की जाती है, उसे हम नोसोड बोलते हैं। तो सोराइनम में भी आप देखोगे डिसीज्ड पार्ट को ही, उसके फ्लूइड को लेकर के जो प्रिपरेशन की जाती है, उसकी पावर को बढ़ाया जाता है थ्रू प्रोटीन डाइजेशन, और इस मेडिसिन की प्रिपरेशन की जाती है। सो इसका जो अफेक्शन देखने मिलता है स्किन में बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। जिस तरह से हमने सल्फर को समझा था स्किन में, आज हम सोराइनम को समझेंगे, क्योंकि दोनों ही रेमेडी एक ही सरफेस पे बहुत सेम दिखती है, बहुत सिमिलर हैं। इनके सिम्टम्स अगर आप देखोगे तो स्किन इज़ वेरी वेरी डर्टी लुक। स्किन कैसी दिखेगी? एकदम डर्टी लुक की स्किन रहेगी, ड्राई, रफ, अनइवन स्किन। एक इवन स्किन होती है जहाँ पे नॉर्मल दिखता है, प्रॉपर आपको स्किन की जो भी टेक्सचर होगा वो एक जैसा दिखेगा। यहाँ पे अनइवन स्किन दिखेगी। बेसिकली वहाँ पे क्या दिखेंगे? रफनेस दिखेगी, ड्राइनेस दिखेगी, क्रैक्ड स्किन दिखेगी, या फिर कई बार वहाँ पे आपको स्कैलिंग दिख सकती है, कुछ ऐसे चिथड़े से निकलते हुए दिख सकते हैं, वाइट स्कैलिंग हो सकती है। कई बार स्कैबी भी हो जाती है, स्किन बहुत मोटी हो जाती है। पहले क्या होगा, स्टार्ट कैसे होता है? ईचिंग, स्लाइट ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ईचिंग जब पेशेंट कर देगा तो उसके बाद वो जो पार्ट है जहाँ पे पेशेंट ने ईच किया है वो कैसा रफ हो जाएगा। और रफ होने के बाद, क्योंकि पेशेंट तब तक ईच करता है जब तक वहाँ पे पार्ट रफ ना हो जाए, पूरा वो पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए वो पार्ट, उसके बाद स्किन अपने आप वहाँ पर मोटी होने लग जाती है। पेशेंट फील हार्ड स्किन, पेशेंट फील ड्राई स्किन, रॉनेस इज देयर। और उसके बाद वहाँ पे कई बार फ्लूइड का कलेक्शन भी हो जाता है, पानी का कलेक्शन हो जाता है, और जब वो पानी जैसे ही निकलने लग जाता है या सूख जाता है तो स्किन पूरी चिथड़े जैसी निकलने लग जाती है। इसे हम स्कैलिंग भी बोलते हैं, वाइट स्कैलिंग होने लग जाती है। इस तरह का स्किन आपको देखने मिलेगा। ऐसा लगेगा कई सालों से वॉश ही नहीं किया है, नहाया ही नहीं है पेशेंट। इफ पेशेंट विल ट्राई टू वॉश इट आउट, चलो मैं अच्छे से साफ कर लूँ तो मेरी स्किन अच्छी दिखने लग जाए, कई बार सोप अप्लाई करेगा, कुछ डिटर्जेंट अप्लाई करेगा स्किन को क्लीन करने के लिए, बट नहाने के बाद भी आफ्टर वॉशिंग द स्किन विल रिमेन सेम, बिल्कुल उसी तरह से स्किन रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आते। दिस इज वेरी वेरी पिक्यूलियर ऑफ दिस रेमेडी। पेशेंट इज हैविंग अवर्जन टू बाथ, आपको कहाँ मिला था? सल्फर में मिला था, बट यहाँ वॉशिंग से भी पेशेंट की जो स्किन है वो हेल्दी नहीं दिख रही है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में आप देखोगे ईचिंग इज एग्रावेटेड आफ्टर बाथिंग। नहाने के बाद जैसे ही पेशेंट नहा करके निकलेगा पूरी बॉडी में ईचिंग, असहनीय ईचिंग, इनटॉलरेबल ईचिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड व्हेन पेशेंट वेंट टू बेड, जैसे ही वो बेड में जाता है तो वार्मथ ऑफ बेड से, बेड की हीट से पेशेंट को ईचिंग होने लग जाती है। ये दोनों मोडालिटी इस रेमेडी के साथ रन करती हैं और बेसिकली इसकी ईचिंग इसी टाइम पे एग्रावेट करती है। सो अगर इस तरह के पेशेंट मिलते हैं स्किन वाले, आप उनके साथ जा सकते हो। स्किन में आपको पिंपल्स भी मिलेंगे, स्मॉल पस्ट्यूल्स भी मिल सकते हैं, स्कैलिंग मिलेगी, छोटे स्मॉल बॉयल्स भी मिल सकते हैं जिसपे वाटरी कलेक्शन का फ्लूइड हो जाए, जिसमें स्टिकी फ्लूइड का कलेक्शन हो जाए। स्केबियल इश्यूज अगर है, पेशेंट को स्केबीज बार बार होता है, जिस तरह से बच्चों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है, जहाँ पे रिकरेंसी ज़्यादा हो, बार बार वो रिकरेंसी हो रही हो, वो ठीक ना हो पा रहे हो, ऐसे कंप्लेन में, ऐसे इची इरप्शंस में ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इस रेमेडी को प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपको 2 पॉइंट याद रखने। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके साथ प्रिस्क्रिप्शन करना है। दूसरा, ऐसे केसेस जो फेल हो रहे हों, यू आर गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आपने रेमेडी बहुत अच्छे से करी, आपने पोटेंसी का सिलेक्शन किया, आपने प्रॉपर रेपर्टाइजेशन और किया और मेडिसिन का सिलेक्शन किया, लेकिन आपको फेलियर मिल रहा है, केस इंप्रूव तो कर रहा है लेकिन क्योर नहीं हो रहा है, या फिर स्टैंड स्टिल पोजीशन में आ जा रहा है। उस सिचुएशन में हमें सोराइनम को जरूर से यूज़ करना चाहिए। क्रॉनिक केसेज हैं जहाँ पर सोराइनम हमें बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है।
अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके ऑफेंसिवनेस की। जितने भी सोराइनम के डिस्चार्जेस हैं दे आर वेरी मच फीटेड, दे आर वेरी मच ऑफेंसिव, कैरियन लाइक ऑर्डर। कैरियन लाइक ऑर्डर का मतलब होता है, कई बार आपने देखा होगा जब बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, कुछ एनिमल है जिनकी डेथ होती है, या ह्यूमन बॉडी भी जो डिकम्पोज हो जाए, सड़ने लग जाए, तो उससे जिस तरह की स्मेल आती है वो सोराइनम के डिस्चार्जेस में मिलेंगी। डिस्चार्जेस कैसे? पस्पिरेशन, पसीना जो निकलेगा बहुत बदबूदार रहेगा, फीटेड पस्पिरेशन रहेगा। जितने भी डिस्चार्जेस हैं, लिकोरिया हो गया फीमेल में जो वाइट डिस्चार्ज होता है, डायरिया हो गया, एंड जिस तरह से भी जो भी डिस्चार्जेस हैं पेशेंट के, दे आर वेरी मच ऑफेंसिव। इवन जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी में भी ये रेमेडी काम करती है, तो जितने भी मेंसेस होते हैं वहाँ पर भी कई बार इस तरह के ऑफेंसिवनेस देखने मिल जाती है। टीयर के जो डिस्चार्जेस होंगे, ओटोरिया अगर हुआ तो उसके जो डिस्चार्जेस होंगे दे आर फीटेड एंड ऑफेंसिव। माउथ की स्मेल, इवन ब्रीथ भी उसकी कई बार बहुत फीटेड होती है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैंने इतनी बार माउथ वॉश कर लिया और मैं प्रॉपर पानी पी रहा हूँ, हाइड्रेशन मेंटेन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे माउथ से इस तरह की स्मेल क्यों आ रही है? सो देर इज फीटेड स्मेल, ऑफेंसिवनेस इन द बॉडी एंड कैरियन लाइक ऑर्डर। ये जो कैरेक्टरिस्टिक वर्ड है ना, इसको जरूर से याद रखें विद सोराइनम। इसके बाद बात करते हैं अस्थमा की। यस, दिस इज अ वंडरफुल रेमेडी फॉर अस्थमा। अस्थमा में क्या देखने मिलता है? ऐसे पेशेंट्स जिनको जब अस्थमा का अटैक आता है, दे वांट टू गो होम, दे वांट टू टॉक अबाउट देयर बिजनेस, और उसी समय उनको लेटने की इच्छा करती है, दे वांट टू लाई डाउन। मोस्टली क्या होता है, पेशेंट बैठे रहते हैं या पीछे की तरफ टिल्ट करते हैं या इस तरह से पोजीशन लेते हैं, बट अस्थमा में पेशेंट के साथ वीकनेस बहुत ज़्यादा रहेगी। देयर विल बी ग्रेट वीकनेस और प्रेस्टेशन एंड ही ऑलवेज वांट टू लाई डाउन। थोड़ा सा लेटने से उसे रिलीफ मिलेगा, बट जो रेस्ट है, ब्रेथलेसनेस में जो रेस्ट है, उसे सिटिंग अप, उठ के बैठने में एंड ओपन एयर, खुली हवा में उसे बेटर लगता है। तो इस तरह की सिम्टोमेटोलॉजी के साथ हम अस्थमा में सोराइनम के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एपेटाइट की। यस, एपेटाइट इज ऑल्सो वेरी कैरेक्टरिस्टिक। जिस तरह से सल्फर में आपने देखा था इंक्रीज्ड एपेटाइट, यहाँ पर भी आपको कैनाइन हंगरनेस मिलेगी, ना बुझने वाली भूख मिलेगी, और वो स्पेशली कब मिलेगी? मिडनाइट में। जैसे ही रात होगी, पेशेंट को सोते से ही उसको नींद खुलेगी और बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। तो इस तरह से पेशेंट अगर आपको कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब मुझे रात में उठ करके भूख लगती है, रात में एकदम से मुझे लगता है कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है, हंगर जो नेस है यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगी। एंड ये हंगरनेस बहुत ही अच्छे से आपको हेडेक के साथ भी मिलेगी। जिन पेशेंट में हेडेक हो विथ हंगर, हंगर हेडेक ही बोलते हैं, खाना खाने से उन्हें रिलीफ मिल जाए, हेडेक रिलीव्ड बाय ईटिंग, सोराइनम विल बी देयर और आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट है इसके मेंटल सिम्टम्स। पेशेंट अपनी प्रॉब्लम से, क्योंकि क्रॉनिक इलनेस में बहुत अच्छा काम कर रही है, अपने डिसीज़ से, अपनी प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा वो फैडअप हो चुका होता है कि देयर इज़ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, देयर इज़ सैडनेस और डिस्पेयर एंड ड्राइव। यहाँ पे पेशेंट को अपनी रिकवरी को लेकर के बहुत ज़्यादा होपलेस होता है, उसे लगता है कि मेरी बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाली। सो होपलेसनेस इज देयर, डाउटफुल रिकवरी ऑफ, जिस तरह से आपने आर्सेनिक में देखा है, यहाँ पर भी मिलेगी। एंड पेशेंट वांट टू बी अलोन, सोसाइटी से पूरा कट हो जाता है, क्योंकि अपनी बीमारी को लेकर के वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट रहता है, बहुत सैड रहता है, उसे लगता है कि ये रिकवरी तो होने ही वाली नहीं है। तो दीज आर द मेंटल सिम्टम जो हमें एज अ कॉन्कोमिटेंट बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन को लेकर के। नेक्स्ट है इसका स्टूल। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी पिक्यूलियर। अगर स्टूल की बात करेंगे, देर इज डायरिया, देर इज कॉन्स्टिपेशन। डायरिया में हमें क्या मिलेगा? ऑफेंसिवनेस, फीडेडनेस। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका जो स्टूल रहेगा बहुत ही ऑफेंसिव रहता है। आप इजीली मार्क कर सकते हैं कि टॉयलेट जाने के बाद ये पेशेंट की जो स्टूल की स्मेल है बहुत ऑफेंसिव रहती है, उनके पस्पिरेशन की स्मेल बहुत ऑफेंसिव रहती है, उनके ब्रीथ की स्मेल बहुत ऑफेंसिव रहती है। तो स्टूल में आप देखोगे कि स्टूल अगर नॉर्मल भी है तो पेशेंट ऑलवेज स्ट्रेन टू पास स्टूल, और मल्टीपल टाइम्स, कई बार वो जाते हैं, इन अ डे दे विल गो 4 to 5 times टू पास स्टूल एंड दे स्ट्रेन फॉर स्टूल। और अगर डायरिया का कंडीशन बनता है तो वहाँ पर ऑफेंसिवनेस के साथ साथ रश फॉर स्टूल पेशेंट के साथ मिलेगा। सोराइनिया में जिस तरह से सल्फर में अर्ली मॉर्निंग मिलता है, यहाँ पर भी वो चीज़ हमें मिलती है। सल्फर, सोराइनियम और यूनिक्स, ये तीनों रेमेडी हमें अर्ली मॉर्निंग डायरिया में काफ़ी हद तक मिलती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको सोराइनम से डिफ्रेंशिएट करती हैं अदर रेमेडी से, और इस रेमेडी को हम इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर के आधार पर। एंड आई थिंक कि मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है जो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा, और आप किसी भी पेशेंट में अगर ये रेमेडी आपको मिल रही है, ये सिम्टोमेटोलॉजी मिल रही है, तो आप उसको बहुत अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर रेमेडी का एक्सप्लेनेशन आप सभी को समझ आया हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताएं, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।